अगर यही वैवाहिक जीवन का सुख है तो फिर शायद इस विवाह को वह नहीं निभा सकेगी। शादी के बाद की वह मनहूस रात बड़ी मुश्किल से कटी। किसी तरह सुबह हुई तो वह नहाकर किचन में गई, नाश्ता टेबल पर लगाया तो पता चला कि अंकुश जा चुके हैं। शायद पलाश ने उसके मन के भाव पढ़ लिए थे। वह टेबल पर बैठा, नाश्ता किया, साथ ही तृप्ति के खाने की खूब तारीफ की। फिर पलाश ने उसे पूरा घर दिखाया। शादी की सीडी भी दोनों ने साथ मिलकर देखी। पलाश से वह हर विषय पर बेझिझक बातें कर लेती थी। दोस्तों और प्रोफेसरों के किस्से पलाश चटखारे लेकर सुनाता तो तृप्ति हंसे बिना नहीं रह पाती। अंकुश के आने का कोई समय नहीं था। वह देर रात गए आते, तृप्ति खाने पर इंतजार करती रहती। 4 महीने में उसे याद नहीं कि कभी अंकुश ने एक बार भी उसके खाने की तारीफ की हो या उसकी किसी बात की सराहना की हो। शादी के बाद तो जैसे वह गुनगुनाना ही भूल गई थी। अंकुश के पास समय नहीं था। अब पलाश भी ट्यूशन पके देर से घर आता। बच जाता तो गहरा सूनापन, जिसमें माँ के चेहरे पर जमे बूढ़े शैथिल्य के बीच दिन भर वह अपनी कच्ची आंखें इधर उधर भटकाती फिरती। कठिन क्षण थे वे, कोई आत्मीय स्पर्श नहीं। उसने BSc की थी, आगे पढ़ने की चाह भी थी। शादी से पहले ही यह बात तय हो गई थी कि तृप्ति जो करना चाहे, करे। लेकिन अब कोई बात भी नहीं करता था। अंकुश तो उसकी परछाई से भी दूर रहते। माँ ने विदाई के वक्त यही परंपरागत वाक्य तृप्ति से कहा था कि ऐसा कोई काम कभी मत करना जिससे घर के संस्कार धूमिल पड़ें। सुबह उठी तो उसका मन बेहद दुखी हुआ क्योंकि सास उसके उठने से पहले ही उठ गई थीं। वह अंकुश का नाश्ता तैयार करके कपड़े धो रही थीं। धीरे धीरे रोज का यही नियम हो गया। तृप्ति के उठने से पहले ही सास उठकर अंकुश के सारे कार्य कर देती। पता भी नहीं चलता कि वह कब उठ गई। वह लाख कोशिश करती, लेकिन माँ 5 बजे तक काम खत्म कर चुकी होती। तृप्ति को बिना नहाए किचन में घुसने की इजाजत नहीं थी। आज जब किचन में आई तो राज की तरह सारा काम हो गया था। अंकुश टिफिन लेकर निकल रहे थे। उन्होंने तृप्ति को तीखी नजरों से देखा, फिर पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। वह अंकुश से कहना चाहती थी, माँ 4 बजे ही किचन में चली आती हैं और मुझे बिना नहाए किचन में आने की इजाजत नहीं है। क्या मैं 3 बजे ही नहाकर किचन में जाऊं? रात में सोऊं नहीं? कहती किससे, सुनने वाला तो जा चुका था। उसे असहनीय पीड़ा होती, लाख चाहने पर भी उस भीषण आवेग को कहाँ रोक पाती। माँ कुछ नहीं कहती, सारा काम खुद करने बैठ जाती। कोई सहेली आती तो भी वह काम न छोड़ती। तृप्ति को शर्म आती, माँ कदकदाती ठंड में भी बर्तन धोती रहती। अंकुश तो हमेशा ही घुटे घुटे रहते, केवल रात में उनके भीतर का पुरुष जागता। तृप्ति बचना चाहती, लेकिन कुछ न कर पाती। वह चीखना चाहती, उन्हें दूर फेंक देना चाहती, क्या यही है मेरी इज्जत तुम्हारी नज़रों में? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एक साझेदारी का हक, छीनने का नहीं बराबरी का हक, खींच का नहीं प्यार का हक। अंकुश मुझे प्यार चाहिए। पर उसकी आवाज़ अंकुश तक न पहुँच पाती। एक दिन सुबह उठते ही तृप्ति को झकझोरते हुए वह बोले, आज ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं दोपहर के खाने पर, खाना स्वादिष्ट बनाना। मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझी? कहकर वह चल दिए। सुबह सुबह अंकुश के इस व्यवहार ने तृप्ति को अपमानित महसूस करने का एक और मौका दे दिया। उठी, बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद करके वॉश बेसिन खोलकर जोर से फफक पड़ी। लगातार बहते पानी की आवाज़ उसे सुखद प्रतीत हो रही थी। वह अपना अपमान, क्षोभ, पीड़ा सब कुछ उस पानी में बहा रही थी। हर रात एक नई यातना गृह में अंकुश उसे ठेलता। उसका स्पर्श तृप्ति के भीतर की औरत को जगा नहीं पाता, सिर्फ जुजुत्सा पैदा करता। उस शाम अंकुश दोस्तों के साथ जल्दी घर आ गए। सबके सामने उनका रूप बदल जाता। वह संवेदनशील होने का दिखावा करते। उस दिन माहौल थोड़ा सहज था।
तृप्ति भी खुश थी। रात में उसने अंकुश से कहा, एक अच्छी फिल्म लगी है, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ तो फिल्म देखने चलें। इतना कहना था कि वह भड़क कर बोले, टीवी में इतनी फिल्में आती हैं, मन नहीं भरता तुम्हारा। दिन भर बैठी रहती हो, बाहर निकलकर देखो, पसीना बहाओगी, तब पता चलेगा पैसे का मूल्य। अगले दिन तृप्ति जिद में पलाश के साथ फिल्म देखने चली गई। तो जिद में थी, लेकिन लौटकर एक नया तूफान झेलना पड़ेगा, ये भय भी था। पलाश ने उसे सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तृप्ति के चेहरे पर उदासी के भाव कम नहीं कर पाया। तृप्ति की शादी के बाद पलाश से संबंधों में इतना ही फर्क आया था कि पहले वह नाम लेता था और अब नाम न लेकर सीधे बातचीत शुरू कर देता। भाभी जैसा संबोधन उसने तृप्ति को नहीं दिया था। तृप्ति के मना करने के बावजूद घर लौटते हुए पलाश ने आइसक्रीम खरीदी। पैदल चलते हुए वे घर तक पहुंचे। घर में माँ और अंकुश चाय पी रहे थे। तृप्ति कमरे में चली गई और पलाश वहीं बैठ गया उनकी कड़वाहट दूर करने। जाते हुए तृप्ति ने दोनों की शक्लें देखी, उनमें दृष्टिहीन क्रोध था। पलाश ने अवश्य वहां का माहौल बदल दिया होगा, लेकिन क्या फायदा। कुछ देर बाद अंकुश कमरे में आए तो उनके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। फिल्म देखने का इतना ही शौक था तो सिनेमा हॉल में ही रहती, घर क्यों लौटी। तृप्ति चुपचाप नाइटी ढूंढती रही। उसे मालूम था अलमारी में नाइटी नहीं है, लेकिन वह ढूंढ रही थी। शायद अंकुश का सामना नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी अंकुश चुप हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकुश ने तृप्ति की तरफ से जवाब न पाकर गुस्से में उसका हाथ जोर से घुमाया और पीछे को मोड़ दिया। तृप्ति दर्द से भरकर चीख उठी, मारना चाहते हो मुझे? मारो। झगड़े की आवाज सुनकर लोग दरवाजा खटखटाने लगे थे। अंकुश उसे लगातार मार रहे थे। वह जानती थी मुंह खोलकर उसने अंकुश के राक्षस को उजागर कर दिया है और आज के बाद कभी इस घर में चैन से नहीं रह पाएगी। हर नजर उस पर उठेगी, सब उसे पतिता की तरह देखेंगे। अंकुश गुस्सा पूरी तरह निकालने के बाद कमरे से बाहर चले गए। रह गई तृप्ति और उसके मन शरीर की चोटें। घर की गतिविधियां रुक गई थीं। तृप्ति को सास की ओर से दूसरे युद्ध की भी अपेक्षा थी और वह इसके लिए भी तैयार बैठी थी। रात हो गई, वह वैसी ही पड़ी रही, अपने जख्म देखती हुई। कब नींद आई, पता नहीं चला। सुबह धूप ने कमरे में रोशनी फैला दी तो बेहोशी भरी नींद से वह जागी। शरीर दर्द से टूट रहा था, मन में घुटन सी थी। घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। अंकुश शायद ऑफिस जा चुके थे। घर में खामोशी थी, बाहर से आवाजें आ रही थी, मटर, गोभी, पालक, फल ले लो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक जानी पहचानी आवाज उसकी ओर बढ़ी, पैरों के ठीक पास। पलंग पर खटका हुआ। तृप्ति, ये क्या हाल बना रखा है? उसकी आंख खुल गई। उठने की कोशिश की तो वह उसे रोकते हुए बोला, लेटी रहो, मत उठो। तृप्ति ने उसकी ओर नहीं देखा। वह तृप्ति के बालों को सहलाते हुए बोला, क्यों सहती हो ये सब, पागल हो तुम? उसका हाथ पका, चोटों को सहलाया। आंखें मूंदे मूंदे ही तृप्ति को लगा मानो उसकी पीड़ा खत्म हो रही हो। कठोर मन कब पिघल गया पता ही नहीं चला। रुका हुआ बांध जैसे टूट पड़ा। वह पलाश के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पलाश ने जोरों से उसे बाहों में भींच लिया। पता नहीं घर में कौन था कौन नहीं, कोई देख लेता तो शायद अब तृप्ति को डर न होता। पलाश ने उसके माथे का चुंबन लिया तो उसने आंखें खोल दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे बरसों बाद मिले हों। लगा जैसे अनजान सी शक्ति मन और शरीर में आ गई है। पलाश की आंखों को देखकर अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। पलाश ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोला, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं भी देखूं कि किसकी हिम्मत है जो तुम्हें छू भी सके।
अच्छा अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहता हुआ पलाश चला गया। वह पलाश के स्नेह भरे स्पर्श के एहसास से भरी बैठी रह गई। असीम सुख के साथ उसने अपनी आंखें मूंद लीं। आंखें खुली तो कमरे में मंद रोशनी थी। छोटे से नीले बल्ब का प्रकाश फैल रहा था, उस प्रकाश में पलाश की महक घुली थी। प्रकाश, पलाश कितने एक जैसे हैं दोनों नाम, वह सोचने लगी। अजीब से सुख का एहसास हुआ। कुछ खटकने की आवाज आई। मेज पर जोर से कुछ गिरा। इस पर साइन कर दो।